रक्तपित चिकित्सा अध्याय। ठीक है, देखो ज्वर चिकित्सा के बाद ये चैप्टर बताया गया है। और क्यों बताया गया है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ज्वर के संताप से क्या होता है, रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। ज्वर के संताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। ज्वर में जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर के बढ़ने से द्रव धातु का सिंचन होता है। द्रव धातु का सिंचन होता है। आप लोग जानते हो कि जो टेम्परेचर होता है हमेशा क्या करता है, मेल्टिंग करता है। और मेल्ट करेगा तो कोई चीज़ पिघलेगी, और पिघलेगी तो क्या होगा, द्रव धातु निकलेगी। जैसे हमारे शरीर में क्या निकलता है, पसीना निकलता है। वैसे ही अंदर क्या होता है, जो मेद मांस इत्यादि धातुएं होती हैं वो मेल्ट होती हैं, और वहाँ से क्या निकलता है, द्रव निकलता है। और वो द्रव क्या बनाता है, रक्त की मात्रा को बढ़ाता है। चूँकि फाइनली जो भी द्रव बन के आएगा वो ब्लड वेसल्स में आएगा। ब्लड वेसल्स में आएगा तो कहीं ना कहीं रक्त की मात्रा बढ़ेगी। और रक्त कैसा है, दूषित है, इसलिए रक्त पित्त की मात्रा बढ़ेगी। आगे देखेंगे इस चीज़ को, छोड़ दो फिलहाल। तो ये वाइवा का क्वेश्चन है, कभी पूछ ले आपसे कि रक्तपित्त के बाद, सॉरी, ज्वर चैप्टर के बाद ही क्यों रक्तपित्त की वर्णन किया गया, या राजक्षमा का वर्णन क्यों नहीं किया गया? तो अपनी एक शैली है आचार्य चरक की लिखने की, तो अग्निवेश और जो आंतरिक भी संवाद है वो क्रम में किया गया है। तो क्रम कैसे निकलेगा? चूंकि संतापाद ज्वर संताप, ठीक है, रक्तपित्तम उदीरते, रक्तपित्तम उदीरते, ये हमें याद रखना है बस, कि ज्वर के संताप से रक्तपित्त उदीर्ण हुआ यानी उत्पन्न हुआ। दूसरी बात हमें याद रखनी है कि चरक ने निदान स्थान में रक्तपित्त को क्या कहा है बेटा? रक्तपित्त को लोहित पित्त के नाम से बार बार वर्णन किया। अगर निदान स्थान उठा के देखोगे और आपको पिछले साल का याद होगा तो भी पता लग जाएगा कि कैसे वहाँ पर बार बार लोहित पित्त कहा गया है निदान स्थान में। बस एक छोटा सा क्वेश्चन, कहीं पूछा नहीं जाएगा आपसे, बस पता होना चाहिए कि निदान स्थान में लोहित पित्त कहा गया है, जबकि प्रॉपर चिकित्सा स्थान में रक्तपित्त ही कहा गया है। पहली बात। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारे तो यहाँ से आता है, विरहंतम जितात्मनम पंचगंगे पुनर्वसुम। पंचगंगे शब्द पर हम अंडरलाइन कर लेंगे। पंचगंगे मतलब जहाँ पर 5 नदियों का क्षेत्र हो, है ना, 5 नदियों का क्षेत्र। मुझे बताओगे 5 नदियों का क्षेत्र कौन सा है? 5 नदियों का क्षेत्र क्या है? पंजाब है। देखो, जब एक नदी मान लो ये जा रही है, मान लो ये गंगा नदी है, तो एक नदी मान लो ये जा रही है, उल्टा हो गया, इसको यमुना कर देते हैं। ये गंगा है, ये यमुना है, ऐसा मान लो। क्योंकि यमुना नदी छोटी है ना, यहाँ पे इलाहाबाद में जाके प्रयागराज में क्या करती है, वो मिल जाती है गंगा से। तो जो इसके बीच का जो एरिया होता है, ज़्यादा बड़ा एरिया होगा, इसके बीच का जो ये एरिया होता है ना, इसे कहते हैं बेटा दोआब। इसे कहते हैं दो आब। दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो इसी तरह जब आप ऊपर देखोगे, हमारे ऊपर वाले एरिया में, है ना, तो वहाँ जो कश्मीर वाला एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 नदियाँ निकल रही हैं। इंडस है, सतलज है, ब्यास है, चनाब, झेलम। तो ये 5 नदियों का क्षेत्र यहाँ पर है, ठीक है, इसलिए इसे पंजाब कहते हैं। 5 नदियों का क्षेत्र हो जाएगा पंजाब। समझो इस बात को। तो ये जो पंजाब क्षेत्र है, पंचगंगे, तो क्वेश्चन आया हुआ है कि रक्तपित्त का वर्णन कहाँ किया। अब मैं आपसे पूछूं कि आयुर्वेद अवतरण का वर्णन कहाँ हुआ है, किस क्षेत्र में हुआ है, बताओ। इसको याद है बेटा? आयुर्वेद अवतरण का ये वर्णन, हिमालय पर्वत पे है। हाँ, हिमालय पर है ना, हिम्मत पाशवते शुभा। हिमालय के पार्श्व में, हिमालय की घाटी में, मसूरी में, कहीं भी हम मान लेते हैं, मतलब मजाक में मसूरी कहता है, कहीं भी हो सकता है। तो हिमालय की घाटी में हुआ है इसका वर्णन। आयुर्वेद के अवतरण का, वहाँ सारे 53 ऋषि आए हुए थे। मुझे ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए
कि रक्त पित्त का वर्णन पुनर्वसु कहाँ कर रहे हैं, तो क्या लगाओगे, पंचगंग प्रदेश में। आया हुआ क्वेश्चन है पंजाब प्रदेश में। ठीक है, एक चीज याद रखोगे यहाँ पर, अग्निवर्चसम। देखो ठीक है, अग्निवर्चसम, और ये किसके लिए आया है बेटा, ये आया है पुनर्वसु आत्रेय के लिए। और ऐसे ही सौम्य वर्ड है, किसके लिए आया था, बताओ जल्दी। अग्निवेश। अग्निवेश के लिए आया था। और किस चैप्टर में आया हुआ है ये, बताओगे। आई थिंक, मुझे जितना याद आ रहा है, 13 कंफर्म नहीं से। कह सकते। हाँ सही है, तो कंफर्म है फिर। सरस्वती 13 में कहा गया है। बस देखो उल्टा है, सौम्य माने शीतल होता है, तो ये नाम तो किसका होना चाहिए, आत्रेय का होना चाहिए। और जबकि ये वाला नाम किसका होना चाहिए, अग्निवर्चसम, ये होना चाहिए अग्निवेश का, लेकिन ये आत्रेय का, इसलिए क्वेश्चन आता है, लोग गलत कर देते हैं। आप कंफ्यूज मत होना प्लीज, है ना। अग्निवर्चसम बोला है, और कैसे याद रखें, देखो सबसे ज्यादा तीखा खाने वाला, मिर्च मसाला पराठा, ये खाने वाला प्रदेश कौन सा है इंडिया में, बताओ। राजस्थान। राजस्थान नहीं है। राजस्थान बस मिर्ची ज्यादा खाता है और कुछ नहीं खाता। तीखा मतलब से मिर्ची थोड़ी होता है, बहुत कुछ होता है तीखे में। पंजाब। पंजाब ही होता है, ठीक है। पंजाब की जगह पे डिश खा के देखना, तुम इतनी तीखी मिलेंगी, और इतना ज्यादा बटर मक्खन घी, और जितना मसाले हो सकते हैं तीखा सबसे खतरनाक भाई। देखो मसाले वैसे देखोगे तो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा पड़ते हैं, लेकिन बात तीखे की हो रही है, तीक्ष्ण मसाले कहाँ पड़ते हैं, वो पंजाब में पड़ते हैं। तो सीधी बात है, इतना तीखा खाएंगे तो क्या हो जाएगा इनको, उष्ण और विधायी भोजन खाएंगे तो क्या हो जाएगा, पित्त की दृष्टि होगी। और पित्त आगे जाके रक्त की दृष्टि कर देगा, चूंकि दोनों तुल्य धर्म ही होते हैं। इसलिए डिजीज बन जाएगी रक्त पित्त। अगर कोई क्वेश्चन कभी आ जाए तो भूलना नहीं है ना, कि पंजाब में ही क्यों रक्त पित्त का वर्णन किया गया होगा। क्योंकि घूमते घूमते जो बताया था, ये यायावर कोटि के ऋषि हैं। मान लो परमेश्वर आत्रेय ने कहा होगा कि चलो एक कारवां बुक करते हैं। कारवां तो जानते होगे ना आप लोग, नहीं जानते तो गूगल कर लेना। एक गाड़ी होती है, इसमें सारा सामान होता है, घर होता है एक तरीके का। तो पुनर्वसु आत्रेय ने कहा अग्निवेश, चलो भाई कारों को कर लेते हैं वहीं पे थोड़ा। तो करते घूमते घूमते पंजाब पहुंचे, पंजाब में जाके देखा तो वहां पे लोग रक्त पित्त से बड़े पीड़ित हैं, क्योंकि भाई बहुत तीखा खा रहे हैं। तो वहीं पर लेक्चर दे दिया, ऐसे याद रखना दिमाग में। और चूंकि बहुत तीखा खा रहे हैं, तीक्ष्ण खा रहे हैं, उष्ण खा रहे हैं, विधाई खा रहे हैं, तब भी अग्निवर्च नाम भी आत्रेय का ही पड़ गया है, क्योंकि उन्होंने तीखा खा लिया। ये भी जो है तीखा खाकर ही बता रहे हैं अग्निवेश को कि अग्निवेश बड़ा गड़बड़ है मामला। तो वहाँ यहाँ पर इनका नाम अग्निवर्च सम हो गया, बस याद कराने के लिए बता रहा हूँ। बताओ आप भूलोगे तो नहीं कि आखिर पंजाब प्रदेश में रक्त पित्त क्या वर्णन क्यों हुआ होगा, तो अग्निवर्च इनका नाम यहीं को पड़ा होगा। बताओ आगे बढ़े, याद रहेगा। जी सर। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। फिर एक श्लोक है, महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्र कारिचा। ये काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है। जिसका माइक खुला है माइक बंद कर लो बेटा। महागदम, ये क्या है, एक महान रोग है, बड़ा रोग है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि महागत किस, एक को महागत किसे बोला है, तो क्या आंसर लगाओगे, बताओ बच्चों। चलो सूत्र 19। तुम लोग अभी अभी पेपर दे के आए, सोचो कि क्या बताऊं मैं, सीरियसली नहीं पता। अतत्व अभिनिवेश, अभिनिवेश, ठीक है। ओसीडी। आचार्य चरक ने केवल इसी को महागत बहुत बड़ी बीमारी बोला है, ठीक है। एक को महागत, याद रखना इसको। तो यहाँ पर ही देखो क्या लिख रहे हैं, महागदम, यानी कि एक हाइपरबोलिक कंडीशन है, और इसकी गंभीरता देखते हुए बोली जा रही है बात, कि बहुत बड़ी बीमारी है। महागदम महाबेगम, इसका बेग ऐसा होता है कि वास्तव में कंट्रोल नहीं होता, ब्लीडिंग हो जाएगी, कितना कंट्रोल कर लोगे आप, बहुत स्पीड से होता है। अग्निवत, अग्नि की तरह बहुत जल्दी फैलता है, जैसे अग्नि जंगल में बहुत जल्दी फैल जाती है, बुझती नहीं है। अग्निवत शीघ्रकारी, ऐसे शीघ्रकारी होता है। तो किसके लिए बोला गया ये, अग्नि से पकड़ लेना है बस हमें यार, कि ये किसके लिए बोला गया है? रक्त पित्त के लिए नहीं बोला, और क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा एक श्लोक और है, अगर याद हो आप लोगों को,
जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ लिख दे रहा हूँ, बाकी आप देख लेना। महामूला, क्या यार, महामूला, महाबेगा, महाशब्दा, महाबला, महामूला, महाबेगा, महाशब्दा, महाबला, क्यों यही है ना? आते का देख लेना एक बार, योगेश याद आ रहा है? हाँ सर, महाश्वास। है ना? इस श्वास के लिए बोला गया है, महाश्वास के लिए बोला गया है। महाश्वास कोई टर्म होता है क्या? माँ हिक्का। महा का है, देख लो पक्का, देखो कंफर्म करो यार। जी सर, माँ शब्दा था ना, तो हिक्का ही हाँ, महाश्वास कोई वर्ड नहीं होता शायद, देख लेना। तो ये इससे मिलता जुलता एक श्लोक वहां भी बोला गया। ठीक, एक बार देख लेना कि यहाँ पर ये दो शब्द सही भी हैं कि नहीं। खैर, हम जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ सब है, और नोट्स में वैसे सब लिखा हुआ है, बस हम संहिता पढ़ रहे हैं तो देख लेना, नोट्स में तो सब लिखा हुआ है, तो वहाँ होगा जरूरी। तो ठीक है, और वहाँ पे थोड़े से ये वो बता दिए गए बेटा, निदान बता दिए गए, चूंकि वैसे तो निदान निदान स्थान बताए जाते हैं, लेकिन चूंकि निदान परिवर्जन भी एक चिकित्सा होती है ना, पता है ना? निदान परिवर्जन भी एक चिकित्सा होती है, जो कि सुश्रुति, सुश्रुत शुत नहीं, सुश्रुत उत्तर तंत्र के पहले ही चैप्टर में एक श्लोक बोलते हैं, संक्षेप तो क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। कहते हैं कि शॉर्ट में निदानों को त्याग देना ही चिकित्सा होती है, क्रिया होती है। ठीक है, तो चूंकि निदान को त्यागना क्रिया है, इसलिए शॉर्ट में यहाँ निदान दोबारा बता दिए, वैसे तो निदान स्थान में डिटेल में बताए गए हैं, जैसे कि ऊष्ण तीक्ष्ण खाना खाना, गर्म खाना खाओगे, तीखा खाना खाओगे, रक्तपित्त हो जाएगा साहब। दोनों आहार विहार लेना, आहार विहार का मतलब है कि केवल गर्म खाना ही नहीं, गर्म जगह घूमने जाना, मान लो जून के महीने में राजस्थान घूमने चले गए, थार डेजर्ट, ऐसा नहीं करना है। गर्म पानी से नहीं खाना है ना? बिना आइस क्यूब डाले विस्की नहीं पीनी है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है हमें। अम्ल कटु लवण रस का अत्यधिक सेवन करना, जानते हो पित्त को बढ़ाएगा। तीव्र धूप का सेवन करना, विधायी अन्न का सेवन करना, विधा अन्न जो विशिष्ट दाह उत्पन्न करता हो, जो पाचन के बाद भी जलन पैदा करता हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें सेवन नहीं करना। तुमने एक पान देखा है, जो पान आग लगा के पान खिला देते हैं, मुंह में आग लगता है वो डाल देते हैं, तो क्या उस पान का सेवन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, खतरनाक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, हर तरीके से। इस चैप्टर में दो तीन कॉन्सेप्ट है जहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है, बेहद इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, समझना बहुत ज़रूरी है उसे, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। वैसे तो पिछले साल पढ़ ही चुके हैं इसको, और देखते हैं आगे। कह रहे हैं कि ते हेतु भी, ऊपर जो हेतु का वर्णन किया गया है, ऊष्र तीक्ष्ण विधायी इत्यादि, इनका सेवन करने से क्या हो रहा है? सम उत्कृष्टम पित्तम, पित्त का प्रकोप हो रहा है, पित्त उत्कृष्ट हो रहा है, और वो जाके कहाँ मिल रहा है? रक्तम प्रपद्यते, वो रक्त में जाके मिल जा रहा है। क्यों मिल जा रहा है? क्योंकि तद योनित्वाद, क्योंकि दोनों की योनि है, एक जैसी है, दोनों के तुल्य धर्म है, दोनों के गुणधर्म बराबर है, क्योंकि रक्त पित्त एक जैसे, दोनों में अग्नि, तो इसलिए तद योनित्वाद प्रपन्नम वर्धते तद प्रदूष्यत, है ना? और इसमें क्या लगा, एक चा और लगा है बीच में, चा का मतलब है और, यानी कि वो कहीं ना कहीं योनित्वाद होने से तुल्य धर्मी, इसमें लिखा है हिंदी में नहीं, हाँ तो यहाँ लिखा है एक वर्ड है ना, समान धर्म, समान धर्म होने से, तुल्य धर्मी होने से, उसकी योनि एक जैसी होने से वो करेगा कि रक्त को बढ़ा भी रहा है ना, वर्धते और चा प्रदूषित, और उसको प्रदूषण भी करेगा, है ना? क्योंकि रक्त क्या है, हम जानते हैं सभी धातु हमारे लिए दूष्य का काम करती हैं, तो दूषित तो कर ही रहा है पित्त रक्त को, और बढ़ा भी रहा है, और क्यों बढ़ा रहा है? योनित्व। तो तीज बेटा, जब भी क्वेश्चन बनेगा एसएसएल रीजन का क्वेश्चन बनेगा, कथन दूषित पित्त रक्त पित्त व्याधि में रक्त को बढ़ाता है, कारण चूंकि रक्त पित्त के समान धर्मी होता है। आंसर क्या जाएगा? ए बी सी डी। हेलो, तुम लोग इतने ऐसे कैसे पढ़ रहे हो थोड़ा ऊर्जावान रहो मित्रों। सब ठीक है ना? ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। तस्य ऊष्मणा, और फिर उसकी ऊष्मा से, उस दूषित प्रकुपित पित्त की ऊष्मा से द्रवो धातुर 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 प्रशिक्षते। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जब वो रक्त को दूषित कर देगा एक दूसरे के तौर पर, तो सबसे पहले क्या होगा, वो रक्त धातु जो है पित्त की ऊष्मा से यहाँ पर मांस धातु, ठीक है, मांस धातु मेल्ट होगी, और उस मांस धातु से क्या बनेगा, एक द्रव धातु निकलेगी। सीधी बात है, लिक्विड निकलेगा मेल्ट होके, और जिससे हमारी तीसरी धातु रक्त धातु बढ़ जाएगी। ये शायद इस बुक में नहीं दिया होगा, ठीक है, पर तीनों का मतलब आप समझ रहे हैं ना। कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये धातु धातु और धातु तीन शब्द लिखे गए, तीनों का अलग अलग क्या मतलब है यार ना। पहले का मतलब मांस धातु है, दूसरे का मतलब द्रव धातु, तीसरे का मतलब रक्त धातु है। ठीक है, यानी कि दूषित पित्त की उस ऊष्मा से जो मांस आदि धातुएं हैं वो मेल्ट होंगी और द्रव धातु को बनाएंगी, और ये द्रव धातु फाइनली रक्त धातु को प्रसिंचन कर देगा, प्रशिक्षित कर देगा, बढ़ा देगा। सिंचन कर देना, सिंचाई कर देना, बढ़ा देगा। तो ये संप्राप्ति वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो है फ्लो चार्ट की फॉर्म लिख सकते हैं। आपकी जो है शायद जो क्या चिकित्सा की बुक है उसमें शायद फ्लो चार्ट की फॉर्म लिखी होगी, तो वहाँ देख लेना। लेकिन आपको, आप खुद भी फ्लो चार्ट की फॉर्म लिख सकते हैं। मैंने आपको पूरा डिटेल समझा दिया है कि कैसे हेतुओं का सेवन करना है, पित्त का प्रकोप होना है, उसको रक्त में मिल जाना है, रक्त का दो काम कर रहा है, रक्त में मिल भी रहा है, रक्त का प्रदूषण भी कर रहा है, जिससे रक्त धातु बढ़ा देगा। और उसकी ऊष्मा से क्या होगा, मांस आदि धातुएं द्रवित होकर द्रव धातु बनाएंगी, और ये द्रव धातु जाके रक्त में मिलकर रक्त धातु को बढ़ा देगी, उसका प्रसंचन करेगी। ठीक है, तो हमें इस बात का याद रखना। चलो फिर आगे आते हैं रक्त पित्त की निरुक्ति पे। जब भी अगर यूजी में क्वेश्चन कभी आता है मित्रों, तो आपको शुरुआत यहाँ से करनी है हमेशा। उसकी हमेशा निरुक्ति की शुरुआत करते हैं, निरुक्ति, परिभाषा, फिर लक्षण इत्यादि में चले जाते हैं। लक्षण पूर्व रूप है तो पूर्व रूप, निदान है तो निदान, इस तरह से चले जाते हैं। शुरुआत यहाँ से करें। रक्त पित्त की निरुक्ति को तीन भागों में यहाँ पर वर्णन किया गया। कह रहे कि रक्त पित्त को रक्त पित्त क्यों कहते हैं महाराज, आखिर इसका नाम रक्त पित्त क्यों रखा गया। आपने एक धातु उठा ली, दूसरा दोष उठा लिया, रक्त पित्त नाम रख दिया, क्या और नाम नहीं थे क्या, कुछ और नाम रख देते इसका। जैसे ज्वर है, जो बहुत ही अलग नाम है, लगता है ना। राजक्षमा बहुत ही अलग नाम है, यूनिक सा नाम। गुलमरा यूनिक सा नाम है। ये रक्त पित्त कैसा नाम होगा मास्टर, इसमें तो एक धातु है, दूसरा दोष है, क्या मतलब हुआ। तो कह रहे हैं कि देखो इसके मतलब है तीन। पहला लॉजिक दे रहे हैं, ये भी एयर का क्वेश्चन बन जाए तो बड़ी बात नहीं है, पर ज़्यादा नहीं बनेगा। कह रहे हैं संयोगाद, कह रहे रक्त और पित्त तुल्य धर्मी होने से क्या होता है साहब, इनका संयोग बड़ी आसानी से, ये दोनों मिल जाते हैं आसानी से। पित्त कभी कफ में नहीं मिल सकता है, पित्त कभी मेद में नहीं मिलेगा जाके, है ना, मांस में नहीं मिलेगा, मिलेगा रक्त से ही। दूसरा दूसरा तत्व, दूसरा ये है कि पित्त जो है रक्त को ही दूषित करता है। पित्त किसको दूषित करता है, रक्त को दूषित करता है, इसलिए दोनों का नाम होगा मिलके रक्त पित्त। पहली बात तो दोनों मिले, यानी कि रक्त और पित्त ही मिले। अगर रक्त और मांस मिलते तो इस बीमारी का नाम होता रक्त मांस, लेकिन चूंकि रक्त और पित्त ही मिले तो इसका नाम है रक्त पित्त। पहला होगा संयोगात। दूसरा है दूषणात तत्व, चूंकि पित्त केवल रक्त को ही दूषित करता है, इसलिए इसका नाम हो गया रक्त पित्त। बोले तीसरा क्या, कह रहे तीसरा साहब ये बात है कि जब रक्त पित्त व्याधि होती है तो उससे निकलने वाले जो रक्त की स्मेल होती है, उसका जो कलर होता है, वो रक्त और पित्त इन दोनों की गंध और वर्ण के तुल्य होता है लगभग। इसलिए विद्वान लोग, विद्वान बोले तो मनीषी भी, इसलिए मनन करने वाले, चिंतन करने वाले विद्वान क्या करते हैं, मनीष का मतलब होता है जो मनन चिंतन करता, बड़ा बुद्धिमान आदमी। तो अपने सीआर को हल्के मन लेना था, ठीक है। तो मनीषी भी, तो मनीष क्या कहता है इसको, मनीष कहता है साहब इसलिए इसको क्या कहते हैं, रक्तस्य पित्तम आख्यातम। आख्यातम माने नोन एज, जाना जाता है रक्त पित्त के नाम से। यहाँ तक मामला क्लियर है, आगे बढ़े।
जी सर। ठीक है, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है। सारे क्वेश्चन यहाँ से निकलना है, यूजी का भी यहाँ से निकलना है, पीजी का यहाँ से। अब तक तीनों से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तीनों लाइन से। अगले श्लोक पे चलते हैं, अगले से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो बहुत बार आया हुआ है। प्लीहनाम चा यकृत चैव, बस इतना याद रखना है, ठीक है, कि रक्तवाही स्रोतस का मूल यकृत और प्लीहा है। और जो ये पित्त है, और जो ये पित्त है, ये जो रंजक पित्त है, उसका स्थान भी क्या है, यकृत और प्लीहा है। यकृत और प्लीहा। अब बागवट क्या बताएंगे, सुश्रुत क्या बताएंगे, इसकी बात हम नोट्स में करेंगे। फिलहाल चर पे फोकस करो, फिलहाल चर पे फोकस करो फिलहाल। ठीक है, तो रक्तवाही स्रोतस का मूल यकृत और प्लीहा है, और इस पित्त का भी मूल क्या है, यकृत और प्लीहा। यही वजह है कि ब्लीडिंग होना स्वाभाविक है, और रक्तवाही स्रोतस में रक्त का दूषित होना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों का ओरिजिन एक है, दोनों बन एक जगह पर है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बेटा कि जैसे रक्त पित्त में रंजक पित्त ही दूषित होता है, बाकी पित्त नहीं होते चारों, साधक भ्राजक पित्त नहीं होते, वैसे ही पांडु जो रोग है उसमें साधक पित्त की प्रकोपिता होती है। ठीक है, याद रखना है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो भाई साहब, अगर ये रक्त पित्त कफजन्य लक्षणों वाला हुआ, कफ का प्रकोप ज्यादा हो गया, तो जो ब्लीडिंग होगी ना, नाक से या गुदा से कहीं से होगी, ऊपर ऊर्ध्व मार्ग से हो या अधो मार्ग से हो, वो थोड़ा सा गाढ़ा होगा, कंसंट्रेट होगा, हल्का पीला कलर लिए होगा, वो चिकना होगा, पिच्छिल होगा। बोला है, बोला हाँ, और क्या। और अगर वही वायु से प्रकोपित हुआ, तो वो श्याव रंग का होगा, या ईटा कलर जो होता है, ईंट का कलर जो होता है, या डूबते सूरज का रंग जो होता है, ऐसा रंग होगा, झाग युक्त होगा। बेटा झाग देख के कफ नहीं लगाना, फैन हमेशा ज्यादातर बहुत। वात के साथ आता है। ठीक है, तो श्याम अरुणम सफेनम च तनु रुक्षम च वातिकम। ठीक है मित्रों, पतला होगा चूंकि वात है, रुक्ष होगा, और ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो वो वातज वाला रक्तपित्त होगा। ये क्वेश्चन नहीं आते ज्यादा मित्रों, ज्यादा नहीं आते, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन जो आता है वो ऊर्ध्वगत और अधोगत में सिमट जाता है, पीजी हो, एमओ या यूजी का एग्जामिनेशन हो। पर हम फिर भी ध्यान रखेंगे कि अगर वातज पित्तज कफज लिखना पड़े तो हम लिख लेंगे। पर मैं जरूर ये कहूंगा कि अभी तक क्वेश्चन आया हूँ, लेकिन गैस क्वेश्चन है ये, कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। कह रहे हैं मास्टर, जब इसमें रक्त पित्त में पित्त प्रकोपित हो ही रहा है, इसका तुल्यधर्मी दोस्त दूसरे रक्त भी है, तो पित्तजन्य कैसा है कि पित्त पित्त को फिर से प्रकोपित कर रहा है। बोले हाँ, क्यों, क्योंकि इस रक्त पित्त में जो ये वाला पित्त है ना मित्रों, ये केवल और केवल क्या है, ये केवल और केवल रंजक पित्त। जब इस रंजक पित्त से शेष चारों टकराएंगे, जब इस रंजक पित्त से शेष चारों टकराएंगे, तो क्या बन जाएगा मित्रों, ये तब ये पित्तजन रक्त पित्त बन जाएगा, और तब इसके लक्षण अलग होंगे, और सारे लक्षण इंपॉर्टेंट हैं। पहला, कसायाभम, अद्भुत, कषाय वर्ण की तरह कांति वाला। ठीक, कृष्ण में मैं बताया था, जब जब रक्त इन्वॉल्व होता है तो भाई काला हो जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, गौमूत्र संनिभम, गाय के मूत्र जैसा, टिक लगा देना, पित्तजन रक्त पित्त है। मेचक आगार, ठीक है, मेचक आगार जैसा, है ना, घर की राख जैसा, धुएं जैसा, अंजन जैसा, काजल जैसा। ये तीनों क्वेश्चन आ रहा है, यानी काला बताने की कोशिश करी, काला बताने की कोशिश की जा रही। मित्रों याद रखना, दो चीजें अलग से याद रखना, कि यहाँ पर क्या है, गौमूत्र संनिभम है, गाय के मूत्र की आवाज ऐसा है, और मेचक, मेचक क्या होता है, मेचक मित्रों क्या ही होता होगा, मेचक होता है जैसे पेट्रोल में पानी डाल दिया है, पेट्रोल विथ वाटर, तो जो कलर बनता है, क्यों नहीं कलर बनना कलर, ये देखने सर कलर है क्या बेटा, E20 सर।
दंती। सर E20 पेट्रोल। आवाज नहीं आ रही बेटा, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। सर E20 पेट्रोल जो होता है वो। हाँ, E20। E20 ऐसा नहीं है मामा। E20 तो क्लियर दिख रहा है। E20 नहीं है ये वाला। वो तो पता नहीं कैसे मिला रहे हैं, अलग अलग हो जा रहा है। हम्म, ये तो E20 तो अलग से ही, वो अलग ही डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है। इसका कुछ नहीं है। ये देखो, इसे छोड़ देते हैं। आज तुम लोग वहाँ नहीं है, प्रोटेस्ट में नहीं गए थे आज तुम लोग? कह रहे हम तो साहब नीट फिट क्वालिफाई कर गए, हमें क्या लेना है। सर हमारा हॉस्ट कॉलेज वाला प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, हम वहाँ का जाके करेंगे। कॉलेज वाला कौन सा प्रोटेस्ट है तुम्हारा? अरे सर खैर, हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही ना, ब्लॉक की लाइन उड़ गई। 4 दिन हो गए, 5 दिन। हॉस्टल में लाइट नहीं आ रही है? नहीं सर, बी ब्लॉक का पूरा उड़ा हुआ है मामला। तो उसको बनवाना है, कह रहे फंड ही नहीं है हमारे पास। तो अब दूसरे के कमरे में है। अरे, पता नहीं क्या ही हो रहा है भाई। हम्म। आज तो पहली बार सोच रहे होगे ना कि अगले जन्म में बिटिया ही की जो। क्यों? गर्ल्स हॉस्टल में लाइट आ रही नहीं आ रही है? बताएंगे नहीं, देख रहे हो कितने चालाक लोग हैं, कोई आना जाए वहाँ पे। अरे भैया, अपना जो है योगेश ऐसा ऐसा नहीं है, तुम लोग ऐसा गलत मत समझो। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग। लेकिन फिर भी मैं बताऊँ, दो ही क्वेश्चन आएंगे आएंगे यहाँ से। एक तो मेचर, रंग कहाँ पर है, तो पित्तजन में है। सीधी बात है, पित्त से पित्त टकरा रहा है ना, तो ऐसा कलर बनेगा मिक्स होके। और गौमूत्र से निकल वाला। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ तक। अब बात करते हैं रक्त पित्त की साध्यता। इसको लेकर ना बहुत क्वेश्चन आ गए हैं। ये हमारा पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साध्यता असाध्यता को लेकर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, और बहुत कंफ्यूजिंग भी होते हैं अपने आप। कह रहे कंडीशन देखो पहले आप। कह रहे एक दोष अनुगम अगर है, और ये हम चरक सूत्र 10 में पढ़ चुके हैं सारी, जो कॉन्सेप्ट है साध्य असाध्यता के, याप्यता प्रत्यय के होने के, वो चरक सूत्र 10 में हम पिछले प्रॉब में, एवं फर्स्ट प्रॉब में पढ़ चुके हैं। वही यहाँ पे लागू हो रहे हैं कि अगर रक्त पित्त एक दोष से अनुगत है, या वाता से पित्त से जो भी है, तो साध्य हो जाएगा। द्वि दोष वाला होगा तो याप्य हो जाएगा। लेकिन ये मामला गड़बड़ भी हो जाता है कई बार। लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि एक दोष अनुगम है तो साध्य हो जाएगा, द्विदोष वाला याप्य हो जाएगा, और त्रिदोष वाला होगा तो असाध्य हो जाएगा। ठीक है। और भी कंडीशन क्या कह रहे हैं? और कंडीशन में कह रहे हैं कि अगर मंदाग्नि वाला है पेशेंट, जब औषधि डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है, भोजन डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है, बहुत बेग से आ रहा है, कमजोर शरीर वाला है, बड़े बूढ़े आदमी में हो गया, और अनशन करने वाले में जो खाना नहीं खाता है टाइम पर, उसको हो गया है, तब भी वो असाध्य ही कहलाएगा। तो मुझे बताओ कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसमें जो तुम्हें याद ना हो। बताओ, है कुछ ऐसा क्या? बताओ बेटा। मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक दोष वाला साध्य है, सिंपल, हम भी जानते हैं। एक मार्ग वाला भी साध्य होता है, दोष तो छोड़ो। द्विदोष वाला याप पे हो जाएगा। ठीक है, बस याप पे बढ़िया रखना है, असाध्य मत कर देना। तीन दोष वाला हो तो असाध्य कहलाए, हम जानते होता है। मंदाग्नि वाला है, ना औसत पचा पा रहा है ना भोजन, तब भी असाध्य हो जाएगा। बहुत बेग से आ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है एक साथ, तो भी असाध्य हो जाएगा। किसी अन्य व्याधि से कमजोर हो गया है शरीर उसका, तब भी असाध्य हो जाएगा भाई। कहाँ ही वो रह पाएगा फिर। बूढ़े व्यक्ति में हो गया है, या फिर जो भोजन नहीं करता है टाइम से, उसमें हो गया है, तो भी क्या हो जाएगा, रक्तपित अशांत हो जाएगा। बड़े सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस कंफ्यूज मत करना दिमाग को अपने एग्जाम में। बहुत होश में सोचना, जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वही लागू हो रहा है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन गलत कर दोगे।
जैसा आप सोच लो सही से। कई बार हम ज़्यादा सोच के क्वेश्चन गलत कर देते हैं, उसके आंसर बड़े सिंपल होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है रक्त पित्त की द्विधा गति। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं इसके कंक्लूजन लिखा दूँ। कभी क्वेश्चन आए कि रक्त पित्त के भेद कितने हैं, तो क्या क्या आंसर लगाओगे भाई? 3। जल्दी बोलो। 3। 3 लगाओगे। और कभी क्वेश्चन आ जाएगा रक्त पित्त की गति कितनी है, तो 2। ठीक है। फिर भी ये क्वेश्चन गलत होने के या कॉमन होने के, जनरल होने के, कैंसिल होने के काफ़ी चांस रहते हैं। नहीं, फिर भी हम क्वेश्चन जब भी लगाएंगे तो चरक सूत्र 19 से लगाएंगे, ये वाला, क्योंकि अष्ट उदरी अध्याय में वहां पर भेद कामला के रक्त पित्त के दे रखे हैं 3, तो वहीं से लगाए, चूंकि वो भेदों का ही वाला चैप्टर है। और गति वाला हम यहाँ से लगा देंगे, इसकी 2 गतियाँ होती हैं, उर्दू गति अधो गति। भले एक तिरक गति होती, पर यहाँ उसको कंसिडर नहीं किया गया। क्लियर है मामला? तो बस इस कंक्लूजन को अब रट के जाना, बाकी दिमाग में लगाना एग्जाम में। भेद पूछो 3 लगाना है, अदरवाइज गति पूछो 2 लगाना, बस। अब रक्त पित्त की द्विधा गति देख लो, हमने देख लिया कि या तो ब्लीडिंग ऊपर से हो रही है, ऊपर के मार्गों से हो रही है, ऊर्ध्व मार्ग से, या अधः मार्ग से हो रही है। ऊर्ध्व मार्ग में हमारे 7 द्वार हैं, और नीचे वाले मार्ग में 2 ही द्वार हैं, या तो गुदा या मूत्र मार्ग। ठीक है। फिर यहाँ गतियों का विशद वर्णन भी किया गया कि सिर में सप्त छिद्राणी शीर्षी और 2 अधा, नीचे के 2 छिद्र। और कह रहे हैं कि जो अधो मार्ग से जो जो अधोगामी या रक्त पित्त होता है, वो कैसा होता है, यहाँ पे होता है। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, पिछले साल जो मैं रक्त पित्त पढ़ा के तुम्हें चार्ट दिया था नोट्स में, वो तुम्हारे पास है कि नहीं, हाँ या ना, या कुछ याद आ रहा है कुछ? मैंने पूरा चार्ट दिया था, वो कहा था इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। सर वो हमारे पास नहीं है। जी सर। तुम लोगों के पास है बेटा? नहीं, तुम्हें याद है कि खो दिया? सर लिखा होगा नोटबुक में। लिखा हो। और ये वाले साथ में सब लिखा लिखा के पढ़ा था, तभी मैंने बना के दी थी PDF, है ना। तो मैं फिर से दूंगा नोट्स, चूँकि मैं चिकित्सा सान के साथ दूंगा, दोबारा से देने वाला हूँ। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो चार्ट सफिशिएंट है, सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आता तो चार्ट से, 1 पेज का चार्ट है, और सारा रक्त पित्त से आने वाले 70% क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, तो वहाँ गड़बड़ नहीं करनी है। तो याद रखना बेटा कि ऊपर से निकलने वाला जो रक्त पित्त होगा साध्य कहलाएगा, और नीचे से निकलने वाला अधोगामी रक्त पित्त याप पे कहलाएगा। रट्टा मार लेना। एक एक क्वेश्चन और एक तो ये वाला बनता है, ऊपर वाला साध्य, नीचे वाला या पे, तीनों वाला असाध्य। रट्टा मारो। ऊपर वाले में किस दोष का संबंध होता है? बात का, पित्त का, कफ का, ऊर्ध्व रक्त पित्त में होता है पहले। हेलो हेलो। कफ का। किसका बेटा? कफ। कफ का होता है, वेरी गुड। वहाँ जैसे हमने यहाँ दिमाग लगाया ना, ऊपर वाला साध, नीचे वाला याप, और तिरक जो है असाध्य, ऐसे वहाँ दिमाग में लगा लेना, ऊपर वाला बात, नीचे वाला पित्त, ये वाला कफ, ऐसे नहीं चलना है। वहाँ स्थान सोचना है, क्योंकि ऊर्ध्व भाग में क्या है, ओरो भाग है, थोरेसिक रीजन है, तो कफ का अनुबंध होगा। और नीचे वाले में किसका अनुबंध होगा? वात का। सोचो, वात का होगा या पित्त का होगा? बहुत। अभी अभी पेपर दे के आए तुम लोग रीना, काशिफा, आतिका, तुम लोग क्लास कर भी रहे हो कि कुछ और चल रहा है तुम्हारे रूम में? बताओ पहले। क्लास कर रहे हैं सर। कर रहे हैं क्लास। अभी तो एग्जाम दिए तुमको 2 महीने नहीं हुए, मुझे बताओ कि अधोग रक्त पित्त में किस दोष की संलिप्तता है? सर बात बात सोच की होगी। सोच लो, पित्त की है या वात की है? ठीक है, वात की ही संलिप्तता है, क्योंकि रक्त पित्त में पित्त तो है ही हर जगह, तो पित्त को तो कंसिडर ही मत करो, वो तो है ही हर जगह। तो ऊपर वाले में कफ की है, नीचे वाले में बात की है। अब क्वेश्चन आ जाए
कि कफ अनुबंधी पित्त साध्य होता है, या पे होता है, असाध्य होता है? बताओ आंसर। साध्य होता है, या पे होता है, असाध्य होता है? साथ साध्य। वेरी गुड। और वात अनुबंधी? या पे या यार ना क्वेश्चन घुमा के देगा वो आपको। अगर क्वेश्चन कठिन बनाना होगा, थोड़ा ट्विस्ट कर देगा क्वेश्चन की लैंग्वेज को। वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा उर्दू का अधो, वो कह देगा अनुबंधी कौन सा है, तो वहां पे एक ही साथ वो दो कॉन्सेप्ट का टेस्ट ले लेगा आपका। ठीक है, सर जैसे वो। हाँ बेटा बताओ। सर हमने क्वेश्चन पूछा कि वात संबंधी पित्त रक्त पित्त ऐसा होगा ना, तो ये तो दो दोषक हो गया ना। अगर हम बोले कि वातज रक्त, एक मिनट, ज़्यादा दिमाग में लगाओ। दो दोषक। ठीक है, जब मैं कह रहा हूँ वात अनुबंधी रक्त पित्त ये नहीं बोला था। कैसा होता है, बस ये आप पे ही लगेगा आंसर। और जो तुम कह रही हो वो हमने अलग, मैंने कहा ना वो अलग से, वो अलग देख लो, उसको छोड़ दो वहाँ पे। वहाँ से क्वेश्चन आता भी नहीं, वहाँ से बस एक मेचक याद रखना है। और दूसरा क्या था? गौमूत्र सन्निभम, सन्निभम है ना, गौमूत्र सन्निभम। बस बाकी हम सबको भूल जाओ, वहाँ से क्वेश्चन आता ही नहीं कभी भी। अब आगे बढ़ते हैं। जो रक्तपित्त दोनों मार्गों से निकलेगा वह डेफिनेटली असाध्य होगा। और जब रक्तपित्त शरीर के सभी छिद्रों से निकलेगा तो उसकी जो असंख्या गति होती है, उसको, उसी को आंतकी गति भी कहते हैं, क्योंकि उसके बाद अंत ही हो जाता है इंसान का, वो मर जाता है। तो डेफिनेटली वो असाध्य गति ही कहलाएंगे। यहाँ तक मामला क्लियर है? एक एक लाइन से क्वेश्चन निकल रहा है बेटा, पीवाई के लगा के देखना, क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। ठीक है, ब्रेचन पित्त को निकालने के लिए उत्तम होता है, हम जानते हैं साहब। अच्छा, पहले तो ये पढ़ाने से पहले एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि रक्त पित्त में कैसी चिकित्सा होती है बेटा। रक्त पित्त में कैसी चिकित्सा होती है? विपरीत मार्ग की चिकित्सा होती नहीं होती, बता। याद आ रहा, नहीं याद आ रहा? जी सर। वेरी गुड। अम्ल पित्त में कैसी चिकित्सा होती है बेटा? बताओ, अम्ल पित्त में कैसी चिकित्सा होती है? स्वमार्ग की चिकित्सा होती है, है ना? जी सर। तो अब देखो, यानी कि जो ऊर्ध्व रक्तपित्त है, जो ऊपर से निकल रहा है, तो उसकी विपरीत चिकित्सा करेंगे, जो विपरीत मार्गी है। तो हम बताओ, ऊर्ध्व रक्तपित्त में क्या कराएंगे? बमन, विरेचन, बस्ती, क्या कराएंगे? विवेचन। विरेचन कराएंगे। तो कह रहे हैं विरेचन पित्त को निकालने के लिए उत्तम होता है और अनुबंधी कफ को दूर करने के लिए मीडियम होता है। यानी विरेचन से पित्त तो बेस्ट निकलता है, पर कफ भी ठीक ठाक निकल जाता है। और विरेचन के लिए प्राय कषाय और कषाय और स्वादु रस का प्रयोग किया जाता है। विरेचन के लिए हम जानते हैं एमएसटी, याद होगा हमें, एमएसटी पित्त शामक होता है, तथा तिक्त कषाय का भी प्रयोग किया जाता है। ये स्वभाव से पित्त और कफ को दूर करने वाले होते हैं, इसलिए विरेचन की औषधियाँ अधिक पाई जाती हैं। विरेचन की औषधि अधिक पाई जाती हैं, इसलिए ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य होता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएसएल रीजन के लिए इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं मिल सकता अगर बनाने वाला हो बस। अगर उसे एसएसएल रीजन से क्वेश्चन बनाना है एग्जामिनर को, तो डेफिनेटली यहीं से बनाना चाहिए। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो ये क्वेश्चन एसएसएल रीजन का बन जाएगा वैसे। अब क्या होता है? अधोग रक्तपित्त याप्य होता है, स्टेटमेंट हो गया, कथन हो गया, क्योंकि इसमें वायु का संबंध होता है। और अधोग में क्या करेंगे? उल्टी चिकित्सा करेंगे। तो अधोग में क्या हो जाएगा? विरेचन की जगह बमन कराएंगे, अधोग में बमन कराएंगे। अब सुनो कि अधोग में बमन निकालना है, और बमन पित्त को निकालने के लिए उत्तम औषधि नहीं है। और वायु को तो कतई बमन शांत नहीं कर सकता। आप जानते हो कि बमन के अतियोग में किसका प्रकोप हो जाता है? वायु का। वायु का हो जाता है, यानी कि उल्टा पड़ रहा है। चिकित्सा भले हम अधोग में वमन करा रहे हैं विपरीत मार्ग चिकित्सा के अधीन होकर, मगर पढ़ हमारे लिए उल्टा रहा है ये। क्योंकि एक तो जो रोग आरंभक है, रोग आरंभक दोष कौन सा? पित्त है। यहाँ पर देखो, ज्वर में भी रोग आरंभक पित्त ही है,
यहाँ भी पित्त है, क्योंकि पित्त ज़्यादा मायने रख रहा है। बाकी तो चलो अनुबंध कफ वायु को अलग बात है। तो पित्त को निकालने के लिए भी बमन बहुत अच्छी औषधि नहीं है, वो तो कफ को निकालती है। क्योंकि पश्चिमान अवस्था से होता है, वो नीचे की तरफ रहता है, वो तो कहाँ से ऊपर निकल आएगा। भले पित्तांत बमन को हम एक श्रेष्ठ अवस्था मानते हैं बमन में, पर बमन जो है पित्त को निकालने के लिए अच्छी औषधि नहीं है। और वायु को शांत करने के लिए तो बमन कतई अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उल्टा वायु का प्रकोप कर देगा ज़्यादा बमन होगा तो। और कसाय रस जो है, कसाय रस पित्त के लिए हितकारी होता है, पर वह वायु के लिए हितकारी नहीं होता। अगर आपने कसाय रस दिया भी, ठीक है, तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप दे के देखें हम लोग, हम कह रहे हैं कि पहले मधुर दे के देखें अधोग वाले में, है ना। अधोग वाले में एक तो हम बमन करा रहे हैं, और दूसरा उसमें वायु का अनुबंध है। 3 कंडीशन है। ये बताओ क्या हम इसमें मधुर रस दे सकते हैं इस कंडीशन में? फायदा करेगा? हाँ सर, करना चाहिए। करना चाहिए, ठीक है। जब टिक हमने यस लगा दिया। अम्ले दे सकते हैं क्या? नहीं सर। बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। रबड़ दे सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। नहीं देंगे, क्योंकि पित्त का प्रकोप हो रहा है, रक्त पित्त है ना, रक्त तो दुश्मन है रबड़ का। मधुर लड़ कटु, कटु दे सकते हैं क्या? नहीं। कटु नहीं देंगे, जो वायु का प्रकोप कर देगा, वायु ऑलरेडी बढ़ी है यहाँ पे। कटु तिक्त तिक्त दे सकते हैं क्या? नहीं। कसाय दे सकते हैं क्या? नहीं। तो केवल हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन जो बच रहा है मधुर बच रहा है। तो एक तो हमारे पास लिमिट हो गई रस की, जो कि ऊपर थी 3 रसों की, एमएसटी दे रहे थे हम, मधुर तिक्त कसाय दे पा रहे थे वहाँ पे वेरिएशन की वजह से। एक तो हमारे पास पहले कमी किसकी पड़ गई है? रसों की। तो केवल मधुर रस देने के लिए दोनों के लिए हितकारी होता है। और बमन के लिए औषधियाँ होती हैं, अल्प मात्रा में हितकारी पाई जाती हैं। अगर ये अब इसका आंसर तुम्हें कहाँ मिलेगा? अब याद करो चैप्टर कौन सा, बताओ। विमान है। चरक सूत्र 4 पढ़ना अच्छा। दोबारा से, आगे है। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बमन के लिए औषधियाँ क्यों अल्प हैं और विरेचन के लिए क्यों ज़्यादा। बताने बाद तो इसलिए अधोग रक्तपित्त यहाँ पे होता है, क्योंकि एक तो बमन कराते हैं, बमन ना तो पित्त का ढंग से निकाल पाता है, और इसकी अनुबंधी वायु के लिए कुछ नहीं कर पाता, उल्टा पड़ जाता है। रस हमारे पास केवल एक इकलौता मधुर रस अवेलेबल है, और बमन की औषधियाँ विरेचन से काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती हैं, जबकि विरेचन की औषधि बहुत ज़्यादा हमारे पास। इसलिए अधोग रक्तपित्त याप्य हो जाता है। तो कभी अगर ये क्वेश्चन आपका यूजी में भी आ जाए कि रक्तपित्त की याप्यता को सिद्ध कीजिए, तो क्या आप बेटा समझा पाओगे एग्जामिनर को? जी सर। अगर आपने बस ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो समझ लो आपको पूरा रक्तपित्त अच्छे से आ चुका है, अब इसमें कुछ नहीं बचा। बताओ रीना, जी सर। समझ में आ रहा है? बस वैसे ही। अभी मत कहना मैं बाद में समझ लूंगी क्लास के बाद। मैंने बहुत ही धीमे धीमे समझाया है, बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। दोनों मार्गों से निकलने वाले रक्तपित्त में बमन विरेचन किसी का प्रयोग नहीं कर सकते, तो वो असाध्य होता है। ये कुछ समझने बोलो। वाली बात नहीं, बच्चा बच्चा जानता है। आइए आगे बढ़े। रक्तपित्त की असाध्य अवस्था, जो रक्तपित्त ऊपर और नीचे के दोनों मार्गों से अत्यधिक वेग से निकलता हो, वो साध्य कहलाएगा, साफ बिल्कुल कहलाएगा। ठीक है। तुल्यम कुड़प गंधेन, जो डेड बॉडी जैसे स्मेल वाला हो, ब्लड निकलता हो, वो क्या कहलाएगा? असाध्य कहलाएगा। बिल्कुल साफ। बहुत ज़्यादा काला निकलता हो, ब्लैक कलर का, तो असाध्य कहलाएगा, साफ बिल्कुल कहलाएगा, है ना। वात कफ दोनों वाला हो, चूंकि कफ वाला ऊर्ध्व है, वात वाला अधोग है, वात कफ दोनों क्या कहलाएगा? उभयमार्गी हो जाएगा, तब भी साध्य कहलाएगा। गले में रुक जाता हो ब्लीडिंग होते होते, असाध्य कहलाई कंडीशन। सभी उपद्रव वाली हो, ठीक है। और अगर हल्दी जैसा नीला हरा तांबे के रंग जैसा निकल रहा है, तब भी कैसा है? ठीक है, तब भी कैसा हो जाएगा साहब?
असाध्य हो जाएगा। पेशेंट ऑलरेडी कमज़ोर है और खांसता है तो ब्लड निकल आता है, ठीक है। तच्च न सिद्धति, वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। और द्विदोष अनुगम, ठीक है। ये लास्ट लाइन थोड़ी अलग से याद कर लेंगे हम लोग कि अगर द्विदोषों को साथ लेके चलता है, यदवा शांतम शांतम यदा वह शांतम शांतम प्रकुपिति, कि ठीक हो के प्रकुपित हो जाता दोबारा से। अब मुझे यार बताओ यार प्लीज, चरक सूत्र 10 में ये लक्षण किसका बताया गया है कि जो व्याधि ठीक हो के दोबारा हो जाती है परहेज त्यागने से, अपत्य का पुनः सेवन करने से? उसे किस व्याधि के नाम से जानते हैं हम लोग? नींद आ रही तुम लोगों को? चरक सूत्र 10 में किस व्याधि के बारे में कहा गया है कि जो व्याधि ठीक होने पर पुनः पुनः हो जाती है यदि पेशेंट पथ्य का त्याग करके अपथ्य का पालन करना शुरू कर दे, परहेज छोड़ दे, कुल मिला के उस व्याधि को क्या कहा गया चरक सूत्र 10 में? सर कृच्छ साध्य होता है। कृच्छ साध्य नहीं बेटा, उसे याप्य कहा गया है। याप्य। और याप्य व्याधि का सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल क्या है आज की डेट में? प्रमेह। हाँ, डायबिटीज, प्रमेह, वेरी गुड। आप जब तक खाओ दवाई तब तक ठीक है, जरा सा तुम दवाई छोड़ के देखो, जरा सा शुगर खा के देखो, फिर दोबारा हो जाएगी। याप्य का टिपिकल एग्जाम्पल है। तो ये तो बात रक्त पित्त के बारे में नहीं, ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है कि जो दो दोषों से पीड़ित है और बार बार शांत होकर प्रकोपित हो रहा है तो क्या होगा? याप्य वाला होगा, ठीक है। वो तो भाई याप्य वाला ही होगा ना। मार्गन मार्गन चरेदवा याप्यम पित्तमस रक्षत, और एक मार्ग से दूसरे मार्ग में पहुंच जाता है, ठीक है। एक मार्ग से दूसरे मार्ग में पहुंच जाए, यानी कि मुंह से निकल रहा है, पता पड़े नाक से निकले, कान से निकला है, या मान लो नीचे गुदा से निकल रहा है तो मूत्र मार्ग से निकला है। ऐसा नहीं होगा कि मुंह से निकल रहा है तो नीचे निकला है, उसको मार्ग बदलना नहीं, वो तो ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। बस साइड बाई साइड बदल सकता है, यानी मूत्र वाला गुदा मार्ग से, गुदा वाला मूत्र मार्ग से हो सकता है, या मुख वाला जिब्या से, सॉरी मुख वाला नाक से हो सकता है, कर्ण से हो सकता है, नासिका वगैरह से कंट्रोल। तो हम इसे बोल देंगे हाँ भाई मार्ग बदल रहा है। तो ये जो बेटा लाइन है इसको थोड़ा सा अलग से याद करना, क्योंकि ये लाइन, ऊपर वाली सारी लाइन असाध्य के लिए है, ये वाली लाइन याप्य के लिए है, ठीक है। इसको अलग से दो कंडीशन याद रखना, क्वेश्चन कभी भी आपके टकरा जाएगा, क्वेश्चन कभी भी आपके टकरा जाएगा। रक्त पित्त की साध्यता की बात की जा रही, तो ये साध्य कौन सा होगा अगर असाध्य के? अच्छा, मैं पहले आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछूं 3 लक्षण बता दो कि रक्त पित्त असाध्य होगा, क्या याद रहा आपको? कोई 3 लक्षण बता दो, किसी को मालूम पड़ जाएगा भैया ये पेशेंट तो असाध्य है। बताओ, ऐसे बोलो, कुछ भी बोलो जो दिमाग में रहा हो या याद रह गया हो आपको, नकल मत करना प्लीज। सर जब वो त्रिदोष जो वेरी गुड। और तिर्यगामियों तिरगामी हो सकता है, बहुत बढ़िया। मंदन वाला व्यक्ति या फिर जो छीन क्या सर बेटा? बहुत वेग से निकलता हूँ। बहुत वेग से निकलता हो, वेरी गुड। क्या अति कृष्ण हो सकता है? वही तो बोला था मैंने। क्या अतीव कृष्ण हो सकता है वो? क्या जो है कोड़पगंदी हो सकता है वो रक्त? याद आ रहा है कुछ? क्या वात कफ संश्लिष्ट हो सकता है? इस तरह से आप याद करोगे, चीजें याद रहे। अच्छा, रक्त पित्त की साध्यता क्या हो सकती है? कह रहे हैं एक मार्गम, सीधी बात है, हमने प्रचार सूत्र 10 में पढ़ा है, जनरल कॉन्सेप्ट है ये, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। बलवतो, अगर बलवान व्यक्ति को हो रहा है, एक मार्ग में ही हो रहा है, या तो ऊपर ऊपर या नीचे चल रहा है, नाति बेगम, बहुत ज़्यादा बेग से नहीं हो रहा, नवोत्थतम, नया नया हुआ है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी क्योर किया जा सकता है, क्रॉनिक नहीं है, एक्यूट है ना। और सुखे काले साध्य, निरुपद्रवम, कोई उपद्रव नहीं है। सुखे काले किसको बोला गया है? हेमंत और शिशिर ऋतु, यानी ठंड की ऋतु में अगर हो रहा है, हम जानते हैं कि रक्त पित्त क्या होते हैं, उष्ण वाले गुणों वाले होते हैं, और ठंडी ऋतु में हो रहा है तो कंट्रोल करना बेसिक आसान है, कि हम जानते हैं जब काल की, ऋतु की और दोष की तुल्यता भिन्न होती है तो व्याधि को कंट्रोल करना काफ़ी आसान रहता है। बट एक्सेप्शन क्या है? बच्चों बताओ जरा।
सर एक क्वेश्चन बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि रक्त और पित्त दोनों ऊष्णधर्मी हैं, इनको हेमंत और शिशिर ऋतु में ठीक किया जा सकता है। और कोई भी व्याधि अगर हो तो दोष उसके अगर दोष दूष्य, ऋतु, काल इत्यादि भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, मतलब दोष कुछ और है, दूसरे कुछ और है, ऋतु कुछ और है, काल कुछ और है, तो उसको जो है आसानी से ठीक किया जा सकता है। पर इस कॉन्सेप्ट के एक्सेप्शन क्या है? सर प्रमेय और ज्वर। वेरी गुड, प्रमेय है, ज्वर है और रक्तज गुल्म है। ठीक है, क्योंकि पुराना होता है तो साध्य होता है ना ये वाला, जबकि रूल क्या है कि नवोत्तम होगा वो साध्य होगा। पर रक्तज गुल्म ये एक्सेप्शन है पुराने नए का। तो ये जितना पुराना होता है उतना साध्य होता है, क्योंकि इसे आसानी से सर्जरी की जा सकती है। नवीन रक्तज गुल्म को ठीक करने से या इसका उपचार करने से कई बार विद्युत ग्रंथि इत्यादि बीमारियां हो जाती है। पढ़ेंगे गुल्म वाला चैप्टर। ठीक है, बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट चल रहे हैं मित्रों, मजा आ रहा है। रक्त पित्त की संप्राप्ति में स्निग्ध तथा रुक्ष उष्ण का महत्व। एक क्वेश्चन चलो से याद आ गया मुझे, सोच के देखो कि कोई पेशेंट आपके पास एक केस स्टडी क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, एक 29 साल का युवक आपके ओपीडी में आता है और आपने उसकी विगत 1 मास से स्निग्ध रुक्ष और उष्ण शीत इत्यादि कर्मों से चिकित्सा कर ली है, मगर उसको कोई लाभ नहीं होता है, तो वह व्याधि हो सकती है, उस व्याधि की संभावना हो सकती है वातज व्याधि, पित्तज व्याधि, त्रिदोषज व्याधि या रक्तज व्याधि। मुझे सबकी सहमति चाहिए बेटा। सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन में कहाँ से पूछ रहा हूँ? अभी मैं पढ़ाया 2 दिन पहले। जी सर। योगेश आ रहा है बेटा, समझ में याद आ रहा है कुछ? हाँ सर, क्या कह रहे हो? हाँ सर, आ रहा है। पढ़ाया था ना कि कुछ नहीं होता तो रक्त होता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो समझा दीजिए। समझाना क्या है बेटा, हमने अभी जब एक ज्वर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो ज्वर वाले चैप्टर में भी यही हमने एक कॉन्सेप्ट आया था कि जब ज्वर की चिकित्सा उष्ण शीत औषधियों से की जा चुकी हो, स्निग्ध और रुक्ष औषधियों से की जा चुकी हो, या कर्मों से की जा चुकी हो, पंचकर्म कोई भी कर्म हो, और तब भी वो न ठीक हो रहा हो ज्वर, तो बताओ आतिका वो कैसा ज्वर है? सॉरी 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 सॉरी, तो बताओ आतिका इस ज्वर में क्या चिकित्सा करेंगे? रक्त मोक्षण। तब इस ज्वर में रक्त मोक्षण करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से ये रक्तज व्याधि होगी, ये रक्तज व्याधि होगी। ये बेटा कॉन्सेप्ट है, इसे आप याद कर लो। ये दिया हुआ है चरक सूत्र 24 में, ये चरक सूत्र 24 में दिया हुआ और जोर वाले चैप्टर में अप्लाई किया चाहे चरक ने। ठीक है, ठीक है। हाँ इतना याद रखना बेटा कि जब कोई व्याधि हमने शीत उष्ण करके भी देख ली और इसने रुक्ष करके हर प्रकार की औषधि आहार विहार करके देख ली तब भी ठीक नहीं हो रही, तो समझो रक्तज व्याधि है और उसे रक्त मोक्षण कर देना चाहिए। और जोर वाले चैप्टर में आचार्य कहते हैं, वही याद रखना बस। ज्वर में कौन सा? मेरी बेटी बस मुझे रात भर परेशान करती है, 11-12 बजे जाके सोती है, पर जब मैं आयुर्वेद पढ़ाता हूँ तो तुरंत सो जाती है। कुछ तो बात है। तुम लोग बेटा नींद आती है आयुर्वेद पढ़ते समय कि नहीं? हाँ या ना बताओ। नहीं सर। झूठी। आती है सर। आती है ना, देखा। सर उसे शायद MBBS करना होगा। अरे ऐसे नहीं नहीं, मुझे तो भाई आ जाती थी जब हम पढ़ते थे। वैसे नहीं आती थी पूरे दिन नींद मुझे नहीं जो सर पढ़ाते थे कोचिंग में, तो रेस्टिंग चाहिए। बाहर से निकलने वाले रक्त पित्त का कारण जो होता है, देखो जो ऊर्ध्व रक्त पित्त होगा बेटा, है ना, एक बात सिंपल समझो, जो ऊर्ध्व रक्त पित्त होगा वो कैसे भोजन इत्यादि से होगा, कैसे आहार विहार से होगा? तो सिंपल सी बात है कि ऊष्ण तो कॉमन सी बात है, चाहे अधोग हो चाहे ऊर्ध्व हो, ऊष्ण तो होगा, चूंकि भाई रक्त पित्त वाली बात है, गर्म तो खाना खाना ही खाना। अब ये हो सकता है कि ऊर्ध्व वाला जो हो वो स्निग्ध भोजन से हो जाएगा, चूंकि उसमें कफ का अनुबंध होता है, इसमें वात का होता है, तो हो सकता है रुक्ष वाले से हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा हुआ, पढ़ के देख लो। पर ये प्राय है, मोस्टली ऐसा होता है, उसका उल्टा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है।
अब हम पूरा पढ़ लिए तो देखो, अब ये 200 का संसर्ग बता रहा है, हमने तो पहले ही पढ़ लिया। अब हमें क्या बता रहा है, कह रहे रक्त पित्त में, उर्दू वाले रक्त पित्त में कफ का अनुबंध होता है, ठीक है, और अधोमार्ग वाले में मारुत अनुबंध, अधोमार्ग वाले में वात का अनुबंध होता है, ठीक है। और यदि कफ वात दोनों का संबंध होता है तो उसे उभयगामी कहते हैं, यानी कि दोनों जगह से भी रक्त निकलता है, आसान दिखता है, ठीक है। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि अगर दोनों में उष्णता कॉमन है और दोनों में पित्त कॉमन है, देखो पित्त तो हर जगह पर यहाँ पे है, भले यहाँ पर कफ का संसर्ग है पर प्रधान नहीं है, यहाँ मारुत का संसर्ग है पर प्रधान नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बनता है। ये विमान स्थान का कॉन्सेप्ट है कि जो पित्त है ना वो अनुबंध है, और बाकी जो अन्य दोष हैं वो, यहाँ कुछ गलत लग गया है यार। हम्म, हम्म, गलत लग गया है, इसको करो अनुबंध है, ठीक है। यहाँ जो पित्त है वो अनुबंध है और वात कफ जो है वो अनुबंध है। बताओ सही में आ रहा है बेटा, हाँ या ना? जी सर। तुम लोग कैसे में आया था, मैं तो नहीं आता था। तो ये बात बेटा याद रखना कि अनुबंध है, और क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पीजी के एग्जामिनेशन, लोग गलत करके आते हैं। देखो अनुबंध बड़ा लिखा हुआ है तो ये प्रधान होगा, पूछा ये जाता है कि प्रधान कौन है, तो अनुबंध कौन है, ये प्रधान होगा, ये बड़ा होगा, ये प्राइमरी होगा क्योंकि बड़ा लिखा है, 1 2 3 4 5 6 शब्द है इसमें। अनुबंध में कितने, 1 2 3 4 5 है केवल, तो ये क्या होगा, ये सेकेंडरी होगा, है ना। तो ये अनुबंध होगा, या ऐसे हम कह सकते हैं गॉड, क्या कह सकते हैं, लिख लेते हैं गॉड, गॉड या सेकेंडरी। और जो प्राइमरी होगा उसे अनुबंध या प्रधान बोलेंगे। तो प्रधान का उल्टा होता है गॉड, या प्राथमिक का उल्टा द्वितीयक होता है, ऐसे प्रधान का उल्टा गॉड होता है। तो आज के लिए मित्रों इतना रहने दिया जाए, जितना पढ़ाया है बेहद संजीदगी से उसका पालन करना है, उसका रिवीजन करना है, मज़ा आ जाएगा। एक बार पढ़ लेना ढंग से, कोई कॉन्सेप्ट चूकने, वो कॉन्सेप्ट बस वही वाला याद रखना है कि क्यों बमन की औसत है, अल्प है, वेरिएशन ज़्यादा है, कौन सा यहाँ पे क्यों है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट जरूर एक बार पढ़ के बैठ रात को सोना, वो याद हो जाएगा, समझो मेरी आधी टेंशन खत्म, फिर तुम्हें रक्त पित्त में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कल चिकित्सा निपटा के चैप्टर को संहिता से निपटा देंगे, फिर आगे नोट्स एक बार देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक नहीं, बाय।